हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस सीरीज के अंदर हीट चैप्टर समाप्त होने के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया हीट चैप्टर को, उसमें हम लोगों ने 11 पार्ट्स देखे और इस सेट 64 से, इस सीरीज का जो सेट नंबर 64 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, इस स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हीट चैप्टर का मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना ले। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट 64 है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है एसआई मात्रक है आवेश के लिए। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज का जो परिमाण है वो सेम ही होता है। दोनों में देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेचर में ये अपोजिट होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ माइनस प्लस केवल नेचर को शो कर रहा है कि ये दोनों जो है अलग अलग नेचर के हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी चार्ज दोनों पर समान ही है। ये मत समझिए कि यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये बहुत छोटा चार्ज हो गया प्रोटॉन की तुलना में, नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज एक समान होते हैं, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ माइनस और प्लस नेचर को शो कर रहा है, ना कि मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है और कितना छोटा है इसे। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों के साथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाले के साथ जाएंगे। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये चार्ज किस पर है? ये प्रोटॉन पर है, ये प्रोटॉन पर चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। यदि Q कुल आवेश n इलेक्ट्रॉन की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, निम्न में से सही विकल्प चुनें। देखिए, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जबकि Q जो है टोटल आवेश है। तो इनमें से सही विकल्प चुनें। देखिए, E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? इसी में हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था ना। Q इज इक्वल टू n इंटू में E। एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है, तो n संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q हमारा कुल आवेश है, B हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है, Q बराबर Ne। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अभी हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इतना कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर है, तो एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपने फॉर्मूला यहां पर देखा Q इज इक्वल टू Ne, यहीं से ये बना है। Q हमारा कितना है? 1 है, 1 कूलम है। Q हमारा 1 कूलम है। N हमें चाहिए, पूछा ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो कि होता है 1.6 माइनस 19। तो यहां से n कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम आवेश का निर्माण करते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे सोच कर भी बना सकते हो एकाएक नियम से, लेकिन अगर ये ध्यान में है तो ज़्यादा आसान हो जाता है सोचना। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेश के लिए जो प्रतीक है, सिंबल है, वो है Q, ठीक है। स्मॉल Q से भी दिखा देते हैं और कैपिटल Q से भी दिखा देते हैं।
तो ये आवेश है, इसके प्रवाह के दर को यानी कि Q/T, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको याद हो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था? हीट करंट। हीट करंट वहां पर क्या था? ऊष्मा के प्रवाह के दर को हम लोगों ने कहा था ऊष्मा धारा। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था क्या? Q/T। ये Q क्या था? हीट। तो ये हीट करंट है, थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया, ये हीट करंट। और यहां पर ये I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहां पर आवेशों के प्रवाह की दर है और यहां पर ऊष्मा के प्रवाह की दर है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक है कूलम। बी हमारा आंसर हो जाएगा, कूलम। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, कैपिटल C से। ये जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का SI मात्रक है। ये जो वोल्ट है विभवांतर का SI मात्रक है। और ये जो टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक है विद्युत धारा बराबर हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा, I = Q/T। अब इसके लिए SI मात्रक क्या है? कूलम है। टाइम के लिए SI मात्रक क्या है? सेकंड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये I है इसका SI मात्रक है कूलम/सेकंड। कूलम/सेकंड, इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर कूलम/सेकंड हो जाएगा। ए हमारा आंसर, ए हमारा आंसर। वोल्ट जो है SI मात्रक है विभवांतर का, उसे हम लोग जूल/कूलम भी बोलते हैं। वाट जो है SI मात्रक है शक्ति का, और इसे हम लोग जूल/सेकंड भी बोलते हैं। और जूल SI मात्रक है ऊर्जा का या फिर कार्य का बोल सकते हो। तो इन सब के ऊपर भी हम लोग देखेंगे आगे सवालों को, क्योंकि अभी तो काफी सारे सवाल इस चैप्टर में करने हैं। निम्न में से कौन एक मूल भौतिक राशि है? टोटल कितने मूल भौतिक राशियां हैं? टोटल मूल भौतिक राशियां जो है 7 है। टोटल कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं देख लो। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, ये तापमान है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। सब के लिए देख लो, यहां पर SI मात्रक है और यहां पर उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। इसमें देखो टेम्परेचर भी है जो कि विकल्प में है, करंट भी है और पदार्थ की मात्रा भी है। तो उपर्युक्त सभी सारे के सारे जो है मूल भौतिक राशियां हैं। सारे के सारे क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर सवाल यहां से पूछे जाते हैं। एक तार से 1 घंटे के लिए 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दिए गए अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात कीजिए। देखो जैसे मान लो कि करंट आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे I = फॉर्मूला होता है हमारा Q/T। आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो I अगर आपको एम्पियर में चाहिए तो Q आपका कूलम में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको करंट दिया हुआ है यहाँ पर 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह कर रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जो है, याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं मैं 1 कूलम चार्ज बोल रहा हूं। ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेशों का प्रवाह हो रहा है। ऐसे ही मान लो अगर करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 10 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। मान लो 5 एम्पियर दिया हुआ है तो 1 सेकंड में 5 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। यह मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और कहां से प्रवाह हो रहा है? जो तार है या फिर जो कंडक्टर है उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा उससे। जैसे यहां पर देखिए ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। मान लो इसी के लिए दिया हुआ है कि 10 एम्पियर करंट जो है यहां से फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमने इसका एक अनुप्रस्थ काट ले लिया। ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ काट। तो हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में दिखलाया हुआ है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में जो है
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसीलिए मैंने अगर करंट को इस डायरेक्शन में दिखलाया हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अगर करंट यहां से बोल रखा है कि 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 10 कूलम आवेशों का प्रवाह हो रहा है। ये मतलब होता है करंट का, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 सेकंड में कितना आवेशों का प्रवाह हो रहा है उसके अनुप्रस्थ काट से। तो हमें ये पता है कि 1 सेकंड में जो है यहाँ से 10 कूलम आवेशों का प्रवाह हो रहा है इसके काट से, इसके इस काट से। किसी भी कोई भी आप अनुप्रस्थ काट ले लो, सब तो बराबर ही होंगे, तो सबसे 1 सेकंड में इतना ही कूलम आवेश प्रवाहित होगा। लेकिन हमसे बोल रखा है कि 1 घंटे में बताओ, 1 सेकंड में तो आपने बता दिया कि 10 कूलम, 1 घंटे में बताओ कि कितना होगा। तो 1 सेकंड में 10 कूलम, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग 60 गुने में 60 कर देंगे। तो अगर 1 सेकंड में 10 कूलम, तो 60 गुने में 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 36,000 कूलम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि करंट जो दिया होता है उसका मतलब क्या होता है। जितना करंट दिया है मतलब 1 सेकंड में उसके अनुप्रस्थ काट से उतना कूलम आवेश प्रवाहित कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको समझाया मीनिंग कि क्या होता है। अब इसको आसानी से आप बना सकते हो, ऐसे फॉर्मूला से आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया। I बराबर Q बाई T हम लोगों ने देखा, I हमारे पास 10 है, Q हमें चाहिए, T देखो यहाँ पर हम डालेंगे SI मात्रक में, क्योंकि Q हमें SI मात्रक में चाहिए, कूलम में चाहिए, तो हम लोग एक एक यूनिट पुट करेंगे SI मात्रक में। तो T हमारा कितना है, यहाँ पर 1 घंटा है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुने में 60, तो यहाँ से Q बराबर हमारा हो जाएगा 10 गुने में 60 गुने में 60। तो इस फॉर्मूले पर बेसिकली सवाल था। एक तार से 4 मिनट के लिए 8 गुने 10 का स्क्वायर माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब इस बार आपसे आवेश नहीं पूछा है, इस बार आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बोल रखा है कि जो ये I है, ये है आपका 8 गुने 10 पे पावर 2 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 पे पावर -6 लिखेंगे। इतना एम्पियर जो है करंट फ्लो करता है, और ये करता है कितने समय के लिए, 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के लिए बताना है कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से, तो हमने एक अनुप्रस्थ काट ले लिया, किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया कूलम में निकाल सकते हैं ना। यहाँ से I बराबर Q बाई T। I जो है हमारे पास 8 गुने 10 पे पावर 2 गुने 10 पे पावर -6 है। Q हमें चाहिए, T का मान यहाँ पर डालेंगे तो 4 मिनट है, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा Q निकल जाएगा। Q निकलने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर हमें Q मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम है, तो यहाँ से N निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ले देकर के सवाल ये है आपका कि I बराबर हमारा होता है Q बाई T। अब इस Q के जगह पर हम लिख सकते हैं NE बटे में T, ठीक है। I बराबर Q बाई T, Q बराबर NE बाई T। अब देखो I जो है हमारे पास ये 8 गुने में 10 का स्क्वायर फिर 10 पे पावर -6। N तो हमें चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बट्टे में समय हम देंगे SI मात्रक में, 4 गुने 60 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो N का मान आएगा 12 गुने में 10 पे पावर 17। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में, 4 मिनट में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स 4 मिनट में इस काट से जो है फ्लो करेंगे। यदि तार के एक दिए अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 10 पे पावर 6 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, जैसे यहां देखो ये एक काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां से बोल रखा है कि टोटल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना हो रहा है, 10 पे पावर 6 है।
इस तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड ही बताना है आपको, यानी टाइम जो है आपका 1 सेकंड ही दिया हुआ है, 1 सेकंड के लिए ही बताना है। तो हमें आई चाहिए, फॉर्मूला है हमारे पास Q/T। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट चार्ज नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, तो हम Q के स्थान पर लिखेंगे Ne और बटे में T। ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला काफ़ी काम का है ये। आई हमारा कितना है, सॉरी आई तो हमें चाहिए, n हमारे पास 10⁻6 है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। टाइम तो हमारे पास 1 ही सेकंड है, 1 सेकंड के लिए चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल करके आएगा यहाँ पर, ये आएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻−13 एम्पियर, बी हमारा आंसर। तो अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल देखे सब इसी फॉर्मूले पर था, बस पूछने का तरीका जो है अलग अलग था। पदार्थ और उसमें आवेशों के वाहक संबंधी गलत सुमेलन चुने। चालक द्रव, देखिए कोई भी द्रव है आपके पास, मान लीजिए ये एक द्रव है। अब ये जो द्रव है, ये जो लिक्विड है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी कर पाएगा, इससे विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब इनमें होंगे आयंस। ठीक है, वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि अम्लीय एसिडिक आयन, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर मान लो क्षारीय विलयन जो होते हैं बेसिक सॉल्यूशन, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सारे जो होते हैं आपके ऐसे द्रव होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, इसलिए हम लोग चालक द्रव या फिर इसी को वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, आयंस के कारण। तो ये सही है। जो अर्धचालक होते हैं, जिसे हम लोग उपधातु भी बोल सकते हैं यहाँ पर, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। जो चालक होते हैं आपके कंडक्टर होते हैं, या फिर जो धातु होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अधातु या फिर बोल दे कुचालक, या फिर बोल दे कुचालक, इंसुलेटर, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, इसीलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है बताना है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में। क्या ये सही है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में बहती है? नहीं, हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, ये विद्युत धारा के बहने की दिशा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ये सही है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ये सही है। जैसे इस सर्किट में देखो, ये आप इस तरह का बैटरी देखते हैं, तो ये वाला जो एंड होता है, यहाँ हमारा होता है हाई पोटेंशियल उच्च विभव, और यहाँ होता है निम्न विभव। ठीक है, तो ये प्लस का मतलब हो गया यहाँ पर उच्च विभव है, और यहाँ पर माइनस का मतलब निम्न विभव है। तो करंट का फ्लो होगा ऐसे, उच्च विभव से विद्युत धारा जो है निकलती है ऐसे निम्न विभव की ओर। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये तो बैटरी आपको बनाकर दिखलाया गया है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा बड़ा प्लेट जो है यहाँ पर पॉजिटिव होता है उच्च विभव, और ये जो छोटा प्लेट है यहाँ पर नेगेटिव होता है, यानी कि निम्न विभव। निम्न विभव से उच्च विभव, ये गलत हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में और उच्च विभव से निम्न विभव। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। तो ये मापेगा करंट को, और वोल्ट मीटर ये मापता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। यहां देखिए, ये एक सर्किट दिखाया गया है, जो बड़ा प्लेट है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, छोटा प्लेट जो है यहाँ पर नेगेटिव होगा। जो विद्युत धारा है ये उच्च विभव से निकलती है और निम्न विभव की ओर जाती है। ये देखो एमीटर है, इसका काम होता है करंट को मापना। इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे ये माप लेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से करंट निकला, यहाँ जाएगा, फिर इस एमीटर में जाएगा, जैसे इस एमीटर में करंट जाएगा ये माप लेगा कि कितना करंट है। एमीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? जैसे यहाँ पर देखो,
ये वोल्टमीटर है जिसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, और एमीटर का काम है करंट को मापना। ये जो एमीटर है देखो ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, जबकि ये वोल्टमीटर जो है पार्श्व क्रम में लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें ए और बी के बीच में जो है मापना है विभवांतर कि विभव में अंतर कितना है। तो हम इसके क्या करेंगे, समानांतर वोल्टमीटर को जोड़ते हैं और ये विभवांतर माप के बता देगा कि इस दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में कितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जबकि ये जो एमीटर है ये श्रेणी क्रम में है। मैंने आपसे कहा कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, यहाँ पर नेगेटिव देंगे, फिर हम लोग यहाँ वोल्टमीटर में भी यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव देंगे। तो एमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में और हमेशा पार्श्व क्रम में। ये किसके लिए सही है, वोल्टमीटर के लिए। ये सही है वोल्टमीटर के लिए। डैश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है। जैसे ये देखो, मान लो ये एक कंडक्टर है, आप चाहो तो सेमी कंडक्टर मान सकते हो। तो मान लो ये एक कंडक्टर है, यहां से करंट जो है देखो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके पास ना एक ऐसा नेचर होता है जो अपोज करता है करंट के फ्लो को। वो नहीं चाहता है कि करंट फ्लो करे, वो नहीं चाहता है कि करंट क्या करे, फ्लो करे। तो उसी नेचर को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है। तो ये जो है ना, ये है आपका रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं प्रतिरोध। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। वही मान लो इसमें हीट हम फ्लो करवाएं तो उसको भी रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, नेचर होती है पदार्थों के पास, उसे हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध बोलते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ हम लोग केवल बात करेंगे करंट के बारे में। तो करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहती है एक ऐसी प्रकृति होती है पदार्थों के पास, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। निम्न में से किसका प्रतिरोध निम्न होता है। अब देखो चालक है या फिर धातु है, अर्धचालक है या फिर उपधातु है, और कुचालक है यानी कि अधातु है। देख लो, हम लोग चालक से कुचालक की तरफ आएंगे तो प्रतिरोध जो है ये बढ़ता चला जाएगा। चालक का प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा अर्धचालक का, और उससे सबसे ज्यादा होगा कुचालक का। तो कुचालक का तो इतना ज्यादा होता है, यानी करंट के फ्लो में इतना ज्यादा रुकावट जो है प्रतिरोध पैदा करता है कि उससे करंट का फ्लो ही नहीं होता है। जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक के बीच में आते हैं, चालक और कुचालक के बीच में आते हैं, तो इनसे जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सबसे बढ़िया जो है करंट फ्लो करता है चालक में। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, तो सबसे बढ़िया करंट फ्लो करता है चालक में। तो निम्न प्रतिरोध पूछा है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, धातु या फिर चालक। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ाने पर, यानी चालक की लंबाई बढ़ाने पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से, चालक के तापमान बढ़ाने पर, उपर्युक्त में से सभी। तो यहां देख लीजिए, ये एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर दिखलाया गया है कि a है और इसकी लंबाई l है। इसके पास जो है कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, क्योंकि हर मटेरियल के पास जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है जो करंट के फ्लो में बाधा डालने का काम करता है। तो उस प्रतिरोध का देखो फॉर्मूला ये होता है, उस प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है जो आपको एकदम से रट लेना है। ये तो लंबाई है l, ये तो काट का क्षेत्रफल है जो आपको यहाँ पर दिखलाया गया है, और ये रो है। ये जो रो है ये एक पदार्थ के लिए फिक्स होता है, ठीक है ना। एक पदार्थ के लिए क्या है कि ये फिक्स होता है, जैसे कॉपर के लिए फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है। आप कॉपर का तार चाहे मोटा ले लो पतला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर टेम्परेचर जो है फिक्स है, ये रो उसका फिक्स होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आर है वो समानुपाती है लंबाई के, चालक के लंबाई के। जो आर है ये अनुप्रस्थ काट का जो यहाँ पर क्षेत्रफल है इसके क्या है कि व्युत्क्रम अनुपाती है, और ये जो रो है इसके साथ भी क्या है कि सीधा समानुपाती है। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि सीधा समानुपाती है, सही है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से उल्टा संबंध है, तो इसको हम कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सही है। चालक का तापमान बढ़ाने पर, अब देखो तापमान से कैसे होगा, ये जो रो है ये बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, और ये जो है घटता है टेम्परेचर को कम करने से, ठीक है। ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है, चालक के लिए है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ जाएगा, रो बढ़ेगा तो रो के साथ सीधा संबंध है, ये आर भी बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है बढ़ेगा।
तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, देख लो, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, इसका एसआई मात्रक लिखो यहाँ पर। ये जो रो है इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये जो लंबाई है इसका तो मीटर होता है, और ये जो एरिया है इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर खत्म, तो आर का जो एसआई मात्रक हो जाएगा हमारे पास वो सिंपली ओम हो जाएगा। ये जो सिंबल है ना ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर। ओमेगा आपने सुना है, ओमेगा को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं और ओमेगा को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये बड़ा, ये छोटा ओमेगा है, ये बड़ा ओमेगा है। जैसे हम लोग इंग्लिश जो लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, वैसे ही ग्रीक लेटर है ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ओम बोलते हैं। तो ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ओम वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, क्योंकि प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला होता है R = V/I। तो V के लिए एसआई मात्रक वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और I के लिए एम्पियर होता है। तो इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? ओम। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता की बताना है कि एसआई मात्रक क्या है। इसका ओम है, इसका हमें चाहिए, इसका मीटर हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो रो के लिए जो एसआई मात्रक आएगा वो ओम मीटर आएगा, ओम मीटर। ये हमारा आंसर, इसका एसआई मात्रक पूछा गया था। रो के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये केवल और केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। केवल और केवल टेम्परेचर और मटेरियल पर। प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता है यानी कि रो के बारे में बताना है। चालक की लंबाई पर नहीं, चालक की मोटाई पर नहीं, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर नहीं। देखो, चालक की मोटाई बोल दे या फिर चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दे, बात एक ही है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तभी मोटाई जो है बढ़ेगी। पदार्थ की प्रकृति और तापमान, तो यही तो मैंने आपसे कहा भी कि जो रो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर। मटेरियल पर जैसे यहाँ पर देखो आप, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, अच्छा ये भी कॉपर वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है। मान लो टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, सबके लिए टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, सबके लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ जो कॉपर वायर है देखो ये कितना पतला है, और यहाँ जो कॉपर वायर है ये मोटा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पतला रहे, मोटा रहे, लंबा रहे, छोटा रहे, जब तक ये कॉपर है और टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये जो रो है ये चेंज नहीं होगा। जो इसका रो होगा वही उसका रो होगा। हाँ, अगर आप ये बोलो कि ये जो कॉपर है ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है और ये जो है 5 डिग्री सेल्सियस पर है, तब ये रो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भाई ये डिपेंड करती है। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें तो हमने क्या कर दिया, मटेरियल ही चेंज कर दिया। यहाँ कॉपर था, यहाँ एल्यूमिनियम है, मटेरियल ही चेंज कर दिया, तो इसका रो कुछ और हो जाएगा। मान लो रो डैश हमने यहाँ पर बोल दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तार की लंबाई, मोटाई कुछ भी चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है रो पर। फर्क तभी पड़ेगा जब आप मटेरियल ही चेंज कर दो या फिर क्या करो आप तापमान चेंज कर दो। और चालक के केस में मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो जो है बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और कम करोगे तो कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता, तो हम लोग कंडक्टर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर यानी कि चालक, टेम्परेचर बढ़ाओगे रो बढ़ जाएगी, रो बढ़ जाएगी, या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के साथ सीधा संबंध है। अगर रो बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर कम करोगे तो रो जो है कम हो जाएगी। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जो प्रतिरोध है ये कम हो जाएगा। लेकिन हमें अर्धचालक के बारे में बताना है, जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी। इस केस में अच्छे से ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो प्रतिरोध है या फिर जो प्रतिरोधकता है वो घट जाएगी, तो घटती है। निम्न में से सही कथन चुने। ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक दोनों का प्रतिरोध बढ़ता है, गलत हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक दोनों का प्रतिरोध घटता है, गलत हो जाएगा।
ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, सही है। तो सी हमारा राइट आंसर। धारा घनत्व का सही सूत्र है, धारा घनत्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी। यहां पर देख लो आप, जैसे ये जो पूरा एरिया है वो मान लो कि ए है, मैंने यहां पर माना हुआ है कि पूरा जो एरिया है ए, और इससे करंट जो है इस पूरे एरिया से आई फ्लो कर रहा है। तो हमें इस पूरे एरिया से मतलब नहीं है, हमें बस आप इतना ये बता दीजिए कि इसके एकांक क्षेत्रफल से यानी कि यूनिट एरिया से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसे हम लोग जे से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया से काट का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, इससे करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। तो हमें 10 मीटर स्क्वायर से नहीं, हमें 1 मीटर स्क्वायर में बताओ कि कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, यूनिट एरिया में, उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जे बराबर में आई बट्टे में ए होता है, ये फॉर्मूला। जो ये जे है इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है। एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही मात्रा बता सकते हो, सिंपल है। आई के लिए एम्पियर आएगा और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आएगा। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक तार के 0.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट से 12 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा घनत्व का मान ज्ञात करें। तो देखो ये जो एरिया है ये दिया हुआ है कि 0.2 मीटर स्क्वायर है और इस पूरे एरिया से जो है करंट 12 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो क्या हमें इस पूरे एरिया से मतलब है, हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया से मतलब है कि इस पूरे एरिया से इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ये जो करंट है और बट्टे में 0.2। तो बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, ये 12 है बट्टे में ये जो एरिया है ये आपका 0.2। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा और ये हो जाएगा 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी यदि धारा घनत्व का मान 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो इस बार क्या है, हमसे करंट पूछा है कि बताओ कितना फ्लो करेगा। धारा घनत्व ये है और काट का जो अनुप्रस्थ काट है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। जे बराबर होता है हमारा आई बट्टे में ए। जे हमारे पास 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, आई हमें चाहिए और ए हमें नहीं दिया हुआ है, हमें क्या है कि काट की त्रिज्या दी गई है। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई गुने में आर जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 पे पावर -2 मीटर और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो पाई का मान 3.14 डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 पे पावर -4। यहाँ से आप आई निकालेंगे, जब आप यहाँ से आई निकालेंगे तो ये आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, ये आपका करंट आएगा, यानी इससे जो है करंट इतना फ्लो करेगा। ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 64 और इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।